General students, we are doing a lecture series of class 10th Social Science Economics, and this is the fifth part, and we are studying chapter 2nd, Sectors of Indian Economy. Now in this lecture we will study about division of sectors as organized and unorganized sectors. As in the first lecture we discussed that there are three categories in which we can divide all the sectors of the economy. Like in the first sector, we studied that according to the nature of the product or nature of activity, we can divide the sectors in three parts: primary, secondary, and tertiary sectors. Then we studied that on the basis of conditions of employment, we can categorize the sectors in two parts, that is, organized sectors and unorganized sectors. So in this lecture, we will study in detail that classification of organized and unorganized sectors, and will try to understand what these terms refer to and how they are different from one another. Now first study about organized sector. As you can see in the slide, organized sector covers those enterprises or places of work where the term of employment are regular and therefore people have assured work. So what it means कि जहाँ पर भी enterprises यानी इसमें वो सारे enterprises आते हैं या वो सारी जगह आती हैं, वो सारे places आते हैं जहाँ पर कि employment जो है वो regular होता है और उसके terms and conditions fixed होते हैं, predefined होते हैं. And people have assured work means they have security of job. Second point says that they are registered by the government. ऐसी जगह हैं या ऐसे enterprises जो कि government के अंदर registered हैं, either under the Companies Act और the Indian Partnership Act, उनके अंदर में उनको register कराया गया है और साथ ही साथ they follow rules and regulations made by the parliament and the state legislatures. वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जो आपने पढ़ा था, तो हालांकि हम यहाँ पर जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो इट कैन बी आइदर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. अगर कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसे प्लेस है जो कि सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो अगर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो कि सरकार ने उसके प्रोडक्शन के लिए बनाए हैं, जो सर्विसेज और गुड्स वहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दैट प्लेस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो फिर से इसको समझिए. पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो सारे एंटरप्राइजेज एंड प्लेसेस आते हैं जहां पर कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, यानी कि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में. जो काम पर रखता है कोई व्यक्ति या कंपनी उसके, और जो काम करता है एम्प्लॉई होता है, जो जॉब करता है उसके यहाँ, उनके बीच में पहले से शर्तें तय होती हैं कि भाई हम आपको कितनी सैलरी देंगे, कितने से कितने घंटे आपको काम करना है, कब कब आपको छुट्टी मिलेगी. जैसे बहुत सी जगहों पर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, किसी जगह पर केवल संडे को लीव होती है, किसी जगह पर कुछ स्पेशल कंडीशंस में लीव मिलती हैं. जैसे वीमेंस के लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वटेवर वो प्लेस जैसा डिसाइड करे और गवर्नमेंट की जैसी स्कीम्स हों उसको फॉलो करते हुए. तो कहने का उसके अलावा बहुत से अलाउंसेस भी होते हैं. तो अलाउंसेस हैं, लीव्स कितनी मिलेंगी, सैलरी कितनी होगी, और वर्किंग कंडीशन मतलब क्या काम आपको किस काम के लिए रखा जा रहा है. बेसिकली ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय कर लो फिर उससे कोई भी काम करवाओ. सो दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल टर्म्स आर फिक्स्ड एंड द एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर. ऐसा नहीं कि कभी भी उसको जॉब से निकाल दो, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से इस सेक्टर में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन तय होता है कि वो कितने समय तक के लिए रखा गया है, कब उसको निकाला जा सकता है, किन कंडीशंस में निकाला जा सकता है. अब
ऐसा करेगा कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को मानता है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो एक्ट्स बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट्स हैं। दीज ऑल आर द एक्ट्स which govern these sectors, organized sectors। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन एक्ट्स को, इन कानूनों को मानते हैं, फॉलो करते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वो की जा सकती है। So, and the third point is it has some formal processes and procedures, obviously, क्योंकि वो rules और regulations को follow करते हैं, तो कुछ formal process और procedure भी होगा वहाँ पर आपको job करने के लिए। So basically, there are fixed terms and conditions for employment organized sector में। फायदे क्या हैं भाई? कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वर्क आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं, मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ी, तो आप कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उसको आपको ओवर टाइम के हिसाब से डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी ओवर टाइम की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की। फिर पेड लीव्स मिलती हैं। पेड लीव का मतलब आपको छुट्टी भी मिलेगी और उसकी उस दिन का पैसा नहीं कटेगा, उसका पैसा भी मिलेगा। जैसे संडेज़ को ज़्यादातर ऑफिस में छुट्टी होती है, बट द एम्प्लॉयज़ आर पेड। ऐसा नहीं कि उनको महीने का 30,000 रुपये पर रखा हुआ है, अब उसमें से 4 संडे पड़ गए तो 4,000 रुपये कम करके 26,000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो इंक्लूडेड रहता है, संडे आर हॉलीडेज और उनका पैसा भी जुड़ता है। उसके अलावा बहुत सी जगहों पर प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेच्युटी वगैरह भी आपको मिलती है आफ्टर योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। तो आपको कुछ उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड वगैरह, जैसे जो भी पॉलिसीज होती हैं एम्प्लॉयर की, उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर यूनिट्स, जहाँ पर कि मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर द लॉज। जैसे परिवार के जो लोग होते हैं उनको, और आपको, आपके माता पिता, आपको, आपकी वाइफ को, बच्चों को, इन सबको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ेंगे तो आपको कितना % उस कंपनी की तरफ से, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट दिया जाएगा, कितनी मदद आपकी की जाएगी। these all terms are also fixed in many organized sectors। फैसिलिटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब भी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज एक्ट और जो आपके एम्प्लॉयमेंट एक्ट हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपको ये प्रोवाइड करना है। Then next it says that when they retire, these workers get pension as well। Although ये प्रोविजंस अब सरकारी संस्थाओं में भी नहीं है, प्राइवेट संस्थाओं में पहले भी नहीं था। तो पेंशन वाला पॉइंट आप चाहिए तो एग्जाम में मत लिखिएगा, बट आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो आई हैव रिटन हियर कि उनको पेंशन पहले, जो 2006 के पहले एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है। 2006 के बाद जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में है, तो ज़्यादातर जगहों पर पेंशन नहीं मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने क्या क्या पढ़ा कि भाई सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, और उसके अलावा वेजेस आर फिक्स्ड, जो भी उनको मंथली सैलरी मिलनी है। फिर पेड लीव्स मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और बहुत सी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। सो दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। ये छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलते हैं। दे आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फिक्स्ड हियर। आपका एम्प्लॉयर, जैसे आप किसी चाय की दुकान पे काम करते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी छोटी शॉप में किसी एम्प्लॉय को देखते हो, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। उसे ऐसा नहीं कि उसको दुकान पे रखने से पहले उसने क्या किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि भाई तुम्हें इतने से इतने घंटे ही आने हैं, तुम्हें इतनी छुट्टी मिलेगी, तुम्हें इतना पैसा वो ओरली तय हो जाता है, ठीक है। सो देर इज नो रिटन फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके अलावा कोई लॉज एम्प्लॉयमेंट के भी वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि शॉप पर एम्प्लॉय करने के लिए कोई कानून है ही नहीं कि शॉप पर आप किसी को रखोगे तो क्या उसको। हालांकि अभी करंट अगर जो आपके चेंजेस हैं देखे जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर तो आते ही हैं कि
किसी पर्सन को भाई, जैसे किसी बच्चे को शॉप पर नहीं रख सकते 14 ईयर्स से कम के, और अगर रखते हैं तो उसके लिए कानून भी बना हुआ है कि भाई आपको उसको कम से कम 2 घंटे पढ़ने के लिए देने हैं, फिर उसका पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है एम्प्लॉयर को, और इस तरह के कुछ रूल्स बने हुए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग फॉलोड। सो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये छोटे और स्कर्डेड यूनिट्स होते हैं, मतलब जहाँ पर कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में क्या होता है कि टर्म्स और कंडीशंस फिक्स्ड नहीं होते हैं। खासकर ये वो यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है जो उनको कंट्रोल करे, जैसे कंपनीज हैं या फर्म्स हैं। इस इन सब जगहों पर क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए अपने उसके लगे होते हैं, एजेंसीज हैं, तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। जैसे आप जानते हैं जहाँ पर फूड वगैरह के आइटम्स बनते हैं, वो फूड कॉर्पोरेशन बना हुआ है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जा कर के चेक करते रहते हैं कि भाई सही से सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर में ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इसको किया जा सके। हम बात कर रहे हैं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, और अगर बने भी हुए हैं तो वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। देन लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर, यहाँ पर जो पेमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की वो लो होती है कंपेरेटिवली, और रेगुलर नहीं होती है, मतलब आपको कभी भी दे, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको अभी दे ही रहे हैं कि हर हर महीने के पहले हफ्ते में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसका मन होगा तो कभी आपको हो सकता है, अच्छा अगर आपका एम्प्लॉयर हो तो 10 दिन पहले दे दिया, कभी 2-2 महीने नहीं दिया, और इस तरह से पे कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि फिक्स हो सकता है, कभी हफ्ते हफ्ते में कुछ कोई पे करे, कोई डेली वेजेस पर आपको रख ले कि भाई रोज का काम करो सुबह से शाम तक, हम आपको शाम को 100 रुपये दे देंगे, 200 रुपये दे देंगे, इस तरह से भी हो सकता है। तो कोई भी जो है रेगुलर पेमेंट्स हो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, और जनरली पेमेंट्स जो होती हैं वो लो पेड होते हैं एम्प्लॉयज़ यहाँ पर। नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर आप करते हो तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और पेड लीव भी नहीं होती हैं, हॉलीडेज़ भी नहीं मिलते हैं। अगर आप जैसे हॉलीडे लोगे तो उसका पैसा काट लेगा जो आपका एम्प्लॉयर होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। लीव्स ड्यू टू सिकनेस नहीं मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, पीएफ नहीं मिलता है। बहुत सी सुविधाएं हैं जो आपको ऑर्गेनाइज्ड में मिलती हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं मिलती हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी उसका मन आया आपको निकाल देगा कि चलो दुकान से निकल जाओ। और केवल शॉप का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं केवल शॉप ही होता है, और भी बहुत सी जगहों पर जहाँ पर कि टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड नहीं हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ही हिस्सा हैं। जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे क्योंकि वहाँ पर सारे सरकारी नियम कानून माने जाते हैं, और जो बड़ी कंपनीज वगैरह होते हैं, बड़े फर्म्स होते हैं, वो भी फॉलो करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको उन पर नज़र रखती है उनके एक्टिविटीज़ पर, तो उनको सब कुछ फॉलो करना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। Now next is that when there is less work such as during season, some people may be asked to leave। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कभी काम है, सीजनल वर्क होता है बहुत सी जगहों पर, जैसे मान लीजिए कि गर्मियों के जो ठंडियों के कपड़े बनने वाले, गर्म कपड़े बनाने वाली जो कम फैक्ट्रीज हैं, वूलन क्लोथ्स बनाने वाली सपोज, वहाँ पर ठंडी के टाइम पर जब आने वाला होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और जब ऑफ सीजन होता है, कितने महीने ठंडी होती है, 2-3 महीने होती है, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए भाई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। लेकिन जब वो काम हो गया तो फिर उसके लिए उसके बाद एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती तो उनको निकाल देते हैं। इसी तरीके से बहुत से गर्मियों के सीज़न में भी बहुत सी चीज़ें हैं। रेनी सीज़न में भाई हमें छाते बनाने हैं और आपके रेन कोट्स बनाने हैं, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, तो कुछ सीजनल वर्क्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। लेकिन ऑफ सीज़न में हमें एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए तो उस समय एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। ये कहना है, ये अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा होता है। Now next is that this sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the streets or doing repair work। अभी तक हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात करी जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है, दूसरे आदमी ने काम पर रखा हुआ है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं
जो कि खुद से काम करते हैं, जैसे कि ठेला फेरी वाले जो आप देखते हो, सब्जी बेच रहा है, कोई फल लगा के बेच रहा है, कोई माला फूल बेच रहा है ना। तो इस तरह के लोग जो अपना काम भी कर रहे हैं, छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, जो कोई चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, तो ये लोग भी किस में आ रहे हैं? दिस ऑल आर कवर्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, जो स्ट्रीट्स पर सेल करने वाले लोग होते हैं, आपको मिल जाते हैं, वो लोग भी इसके अंदर आते हैं। तो छोटे मोटे जॉब्स जो खुद से करते हैं वो लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा ही कहलाएंगे, चाहे उन्होंने अपना एम्प्लॉय रखा हो चाहे नहीं रखा हो, चाहे वो खुद से काम कर रहे हो। भाई अपनी छोटी सी दुकान आपने खोली, उस पर आप खुद काम कर रहे हो, तो बात तो काम करने की है ना। आपका सेक्टर कैसा है, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हो, सारे की नहीं कर रहे हो, तो क्या फॉलो करेगा छोटी सी दुकान पे जो काम कर रहा है, खोल के बैठा हुआ है उसको। So this will be counted as unorganized sector. Now how to protect workers in unorganized sector? जाहिर सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को बहुत सी दिक्कतें हैं, उनको लीव्स नहीं मिलती हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके वर्किंग कंडीशंस तय नहीं हैं, उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, डिसएडवांटेजेस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो देखो, जैसे रूरल एरियाज की बात करते हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें ज़्यादातर जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती हैं, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी मदद करते हैं बुआई और कटाई के समय पे, खासकर जब सीड्स डालने होते हैं और जब उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, तब लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ज़्यादा काम होता है। बाकी के सीज़न में, ग्रोइंग सीज़न में काम नहीं होता। तो ये लैंडलेस लेबरर्स ही करते हैं कि वो दूसरे की फील्ड्स में काम करते हैं, उसके बदले उनको कुछ अनाज या पैसे जो भी मिलते हैं वो ले लेते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी इसमें आते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स क्यों लिखा है? क्योंकि छोटे मोटे जिसके छोटे प्लॉट्स हैं, वो क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा समय तो अपने खेतों में देना नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी जगह तो है नहीं, तो वो अपने फील्ड्स के अलावा दूसरे लोगों की फील्ड पर काम करना या कुछ कैजुअल जॉब्स, कभी मजदूरी वगैरह करके भी काम चलाता है। So in rural areas, the organized sector mostly comprises landless agricultural laborers, small and marginal farmers, और इसके अलावा शेयर क्रॉपर मतलब जो कुछ जैसे हिस्सा तय हो जाता है कि आप हमारी खेत पर पूरा काम वाम करिए, और फिर उसके बाद हम जब हार्वेस्टिंग होगी तो उसमें से हम आपको इतना हिस्सा उसका दे देंगे। वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे अधिया पे खेत दिया जाता है, बहुत से लोग सुनते होंगे कि आधा आप रख लेना, आधा हम रख लेंगे, ऐसा करके, और आप पैसा लगा देते हैं और वो आपकी फील्ड पर काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कर देना है, उसका आधा हिस्सा, और फिर वो आपको क्रॉप्स का आधा हिस्सा दे देगा जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो। और कुछ आर्टिसंस वगैरह इसमें आते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, वीवर्स, ये सब आ गए। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हाउ दे टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, अगर इनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो देखो, इनको पहली बात तो, जैसे हम फार्मर्स की बात करें, स्मॉल फार्मर्स की हमने बात करी, तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए, हमें टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स हो जाए। ये सुविधा अगर सरकार दे दे कि भाई उनको कभी भी खाद की और बीज की कमी ना हो फार्मिंग के लिए, या अगर लोन की ज़रूरत है तो उनको, फार्मर्स को लोन मिल जाए बैंक से कम इंटरेस्ट पर। सो क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट वहाँ पर वो स्टोरेज बना सकता है, कोल्ड स्टोरेज बना सकता है, तो ये बेटर हो जाएगा। मार्केटिंग के लिए अगर मंडी बन जाए जहाँ पर वो अपने क्रॉप्स को आसपास ही गांव के अगर मिल जाए, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट दूर तक नहीं करना पड़ेगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। तो गाँव के आसपास अगर कोई मार्केट या मंडी हो जहाँ पर वो अपने क्रॉप्स को बेच सकें, सो दीज ऑल फैसिलिटीज़ कैन हेल्प दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो अर्बन एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के मज़दूर आते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ में जो मज़दूर काम करते हैं। फिर कैजुअल वर्कर्स आते हैं, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखते हो, या आपके यहाँ भी कभी कंस्ट्रक्शन हुआ ही होगा, तो अपने लेबरर्स और मिस्त्री वगैरह जो आप लगाते हो, दीज आर कैजुअल लेबरर्स। उसके अलावा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के लिए जो काम, आप रिक्शा है, ठेला गाड़ी है और ई रिक्शा है, ये सब जो लोग काम करते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, सड़कों पर जो किनारे दुकानें लगा करके छोटी मोटी ज़मीनों पर बेचते हैं या ठेले पर बेचते हैं, दे आर स्ट्रीट वेंडर्स। या हेड लोड वर्कर्स जो बोझा ढोने का काम करते हैं, जैसे आप गिट्टी उतरवाते हो, बालू उतरवाते हो, सीमेंट, और आपके दरवाजे तक अगर ट्रक नहीं जाता है तो आप क्या करते हो, गली के अंदर है तो आप मजदूर लगाते हो, उठा उठा करके पहुंचाता है वो, तो वो क्या होता है, हेड लोड वर्कर्स। इस तरह से बहुत सी, एक एग्जाम्पल दे जो आप देखते हो कहीं पर भी अगर वो बोझा ढोने का काम करता है तो फिर गारमेंट मेकर्स हैं और रैग पिकर्स हैं, दिस ऑल आर इन अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरिया की बात करें, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी सरकार अगर चाहे तो उनको रॉ मटेरियल खरीदने में, प्रोक्योर करने में और मार्केटिंग करने में, मतलब जो आउटपुट आएगा उसको मार्केट में बेचने में अगर हेल्प कर दे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, अच्छी सड़कें बनवा दें, इस तरह की अगर हेल्प कर देता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा क्रेडिट वगैरह, स्मॉल स्केल वालों को भी अगर लोन मिल जाए सरकार की तरफ से कम ब्याज पर, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। And besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. इसके अलावा इनको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो जो इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मजदूर वगैरह होते हैं, वी ऑलवेज ऑफ्टन सी दैट दे बिलोंग टू लो कास्ट्स, दलित जाति के ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ये वर्किंग वगैरह का काम, जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, तो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ये इनसे भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय नारायण।